हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, इसके माध्यम से हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आती हुई लेटेस्ट खबरें, ऐसी तमाम अपडेट्स, ऐसे कई वर्कशॉप्स के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में और साथ ही साथ DPWD की अपडेट्स के बारे में। और हम सुनते हैं 2 ऐसे लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ जुड़े होते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से। दोस्तों, नया साल जल्द ही आने वाला है। आप सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो उड़ान की तरफ से हम चाहेंगे कि ये नया साल आपके लिए शानदार रहे, आपकी हेल्थ, वेल्थ और मनोरंजन का मीटर ऊंचा रहे और इसी के साथ आपका और हमारा साथ भी बना रहे। दोस्तों, आशा करते हैं कि नए साल के रेजोल्यूशंस में आप काफी हेल्दी रेजोल्यूशंस करेंगे, जिसमें से एक ये भी होना चाहिए कि आप नियमित तौर पर रेडियो उड़ान सुनते रहें और ये दोस्ती और गहरी हो जाए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में दिव्यांग प्रमाण पत्र पुनः सत्यापन से अधिकारियों पर उठे सवाल। ओडिशा सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में सुविधाएं सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। नेपाल में दिव्यांग महिला ने किया ऐतिहासिक व्हीलचेयर बंजी जंपिंग। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता ने ब्लू ओरिजिन के साथ रचा अंतरिक्ष इतिहास। NIEPMD चेन्नई ने अस्थायी संविदा भर्ती अधिसूचना जारी की। तेलंगाना में हेट स्पीच रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी। SIR प्रक्रिया दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्यों बन रही है चुनौती। बस चालक ने दिव्यांग को बस में चढ़ने से रोका, पीड़ित ने CM योगी से लगाई गुहार। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 719 सरकारी कर्मचारियों पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि इसे केवल प्रशासनिक अभ्यास के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तव में ये दिव्यांग जनों के अधिकारों के बजाय संदेह की नजर से देखने का संकेत देता है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये कदम दिव्यांग न्याय की दिशा में हुई प्रगति को पीछे धकेल सकता है। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि पुनः सत्यापन से वास्तविक लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग बार बार मेडिकल बोर्ड और दस्तावेजी प्रक्रिया से गुजरने को मजबूर हैं। इससे उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकार समूहों ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को संवेदनशील और न्याय संगत तरीके से लागू किया जाए, ताकि दिव्यांग जनों को संदेह के बजाय अधिकारों के साथ देखा जा सके। दोस्तों, खबर ओडिशा से। ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए सुविधाएं बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इस बारे में ओडिशा हाईकोर्ट को जानकारी दी। सरकार ने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप, लिफ्ट, विशेष शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है। इसके अलावा भी डिजिटल लर्निंग सामग्री और सहायक उपकरण भी संस्थानों में पहुंचाने की योजना है। हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि दिव्यांग छात्रों को शिक्षा में समान अवसर दिया जाए। जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया जाएगा,
तो इसे जरूर जमीनी स्तर पर अप्लाई करना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि कहां-कहां सुविधाओं की कमी है और उन्हें दूर कैसे किया जाए। दिव्यांगजन अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अगर ये कदम सही तरीके से लागू किया जाए तो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई में बड़ी राहत मिल पाएगी और साथ ही समावेशी शिक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिया है कि आने वाले समय में सभी कॉलेजेस और विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाए जाएंगे। ये प्रयास न केवल शिक्षा में समानता लाएगा बल्कि दिव्यांग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी देगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं तेलंगाना सरकार की तरफ से। तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जल्द ही राज्य में हेट स्पीच रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद में आयोजित क्रिसमस समारोह के दौरान उन्होंने ये घोषणा की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कानून कर्नाटक सरकार के हालिया कदम की तरह होगा। कर्नाटक ने कुछ दिन पहले हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल पास किया है। तेलंगाना भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 1 लाख तक जुर्माना और 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हम जल्द ही विधानसभा में ये बिल पेश करेंगे। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये कदम धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालने वाला मानते हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि ये कानून नफरत फैलाने वाले लोगों को रोकने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए जरूरी है। तेलंगाना विधानसभा के आगामी बजट सत्र में ये बिल पेश किया जाएगा। अगर पास हो गया तो राज्य में धार्मिक सद्भाव और समावेशिता की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं नेपाल से। नेपाल की दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता दीपा देवकोटा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने सिंधु पाल्चोक जिले की भोटे कोसी नदी पर व्हील चेयर से बंजी जंप पूरा किया है। दोस्तों, ये नेपाल की पहली महिला है जिन्होंने दिव्यांगता के साथ व्हील चेयर पर बंजी जंपिंग किया है। भोटे कोसी का बंजी जंप 160 मीटर ऊंचा है और दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों को आकर्षित करता है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है। आत्मविश्वास और अवसर मिल पाए तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दीपा स्पाइना बिफिडा नामक स्थिति के साथ जी रही हैं। उन्होंने बताया कि ये उपलब्धि अन्य दिव्यांगजनों को प्रेरित करेगी और वे अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांग महासंघ नेपाल के महासचिव सुगम भट्टाराय ने कहा है कि दीपा का ये कदम पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित कर दिया कि दिव्यांगजन पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी बराबरी से योगदान दे सकते हैं। इससे पहले भी कुछ दिव्यांग पुरुषों ने व्हील चेयर से बंजी जंप किया था, लेकिन दीपा पहली नेपाली महिला बनी है जिन्होंने ये साहसिक उपलब्धि हासिल की। उनकी कहानी न सिर्फ साहस की मिसाल है बल्कि समाज में समावेशन और सम्मान की दिशा में एक मजबूत संदेश देती है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं NIE-PMD की तरफ से आती हुई इस अस्थायी संविदा भर्ती अधिसूचना की, यानी कि टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 13 of 2025। एप्लीकेशंस आर ऑनलाइन ओनली। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज यानी NIE-PMD चेन्नई ने अस्थायी संविदा भर्ती अधिसूचना संख्या 13/2025 की जारी की है। इसके लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे। मुख्य पदों में शामिल हैं प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मासिक वेतन 80,000 रुपए।
एसोसिएट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन या प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स 78,000 रुपए, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन या ऑक्यूपेशनल थेरेपी 75,000 रुपए, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजी 60,000 रुपए, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर क्लिनिकल साइकोलॉजी 50,000 रुपए, क्लिनिकल असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी 50,000 रुपए, ट्यूटर क्लिनिकल असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी 50,000 रुपए। इसके अलावा CRC अंडमान निकोबार में असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स कंसल्टेंट और क्लिनिकल असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट के पद भी घोषित किए गए हैं। CRC मदुरई में लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अकाउंटेंट और क्लर्क टाइपिस्ट की भर्ती भी होगी। चेंगलपट एक्सटेंशन सेंटर में क्लिनिकल असिस्टेंट SHC और स्पेशल एजुकेटर के पद भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवार केवल NIE-PMD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं, तो फटाफट वेबसाइट नोट कर लीजिए। वेबसाइट है niepmd.nic.in। याद रहे niepmd.nic.in। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0801175215 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है।
इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं सीधे अंतरिक्ष से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, जिसे जेफ बेजोस ने स्थापित किया है, उन्होंने अपने न्यू शेपर्ड प्रोग्राम की 37वीं उड़ान में इतिहास रच दिया है। इस बार अंतरिक्ष में जाने वालों में शामिल थी मिखाइला मिची बेंथहाउस, जो व्हील चेयर का उपयोग करती हैं। वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी। 33 वर्षीय मिची जर्मनी की एरोस्पेस इंजीनियर है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ी है। 2018 में माउंटेन बाइकिंग की दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंची थी और तब से वे व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन साहस और सपनों ने उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। 20 दिसंबर को टेक्सास से उड़ान भरते हुए न्यू शेपर्ड रॉकेट ने उन्हें और उनके 5 अन्य यात्री मित्रों को लगभग 62 मील ऊपर यानी कि कार्बन लाइन से पार ले जाकर अंतरिक्ष का अनुभव कराया। वीडियो फुटेज में मिची और उनके साथी यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी में तैरते और खिड़की से पृथ्वी को देखते हुए दिखाया गया। ब्लू ओरिजिन ने इस उड़ान को एक्सेसिबिलिटी इन माइंड यानी सुलभता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया था। मिची के लिए विशेष स्ट्रैप लगाए गए थे ताकि माइक्रोग्रेविटी में उनके पैर सुरक्षित रहें। उतरने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हम समावेशी समाज चाहते हैं तो हर क्षेत्र में समावेशन होना चाहिए। चलिए, यही नहीं रुकते। उनकी इसी उपलब्धि को नासा और अंतरिक्ष जगत ने भी सराहा है। कहा जा रहा है कि मिची ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी है और बता दिया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ये उड़ान अंतरिक्ष के इतिहास में दर्ज हो गई है। नए अवसरों की राह ये खोलने वाली है। दोस्तों, खबर सुनते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा मतदान सूची का विशेष गहन पुनर्रीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2.0 इस समय बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बना हुआ है। इस पर चर्चा का बड़ा हिस्सा इसकी व्यावहारिकता, समय और कथित राजनीतिक मंशा को लेकर है, खासकर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, जहां अगले साल चुनाव होने हैं।
लेकिन प्रवासी मजदूरों और ट्रांसजेंडर लोगों जैसे कमजोर वर्ग के मताधिकार छीनने की चर्चा के बीच एक बहुत अहम समूह लगभग नजरअंदाज रह गया है, दिव्यांग व्यक्ति। भारत में दिव्यांग लोगों की राजनीतिक भागीदारी में पहले से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का ना होना, सामाजिक भेदभाव। SIR अपनी बनावट लागू करने में मौजूद कमियों के कारण इन दिक्कतों को और भी बढ़ा सकता है। 12 SIR वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में देश के लगभग आधे पंजीकृत दिव्यांग मतदाता रहते हैं, इसीलिए उन्हें बाहर किए जाने का खतरा बहुत बड़ा है। जब तक तुरंत सुधार के जरूरी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ये प्रक्रिया इस समुदाय के लिए बाहर करने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, SIR को दिव्यांग संवेदनशील सुरक्षा उपायों के बिना किया गया तो ये हाल ही के चुनावी इतिहास में दिव्यांग लोगों के लिए सबसे बड़े मताधिकार छीनने वाले घटनाक्रमों में से एक बन सकता है। भारत के लगभग आधे दिव्यांग मतदाता SIR वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, इसीलिए किसी भी चूक का मतलब सीधे बड़े पैमाने पर बहिष्कार है। मतदान का अधिकार सिर्फ एक संवैधानिक गारंटी नहीं है, ये लोकतांत्रिक समावेशन का पैमाना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग लोग मतदाता की सूची में बने रहें, सिर्फ सामान्य गणना काफी नहीं है। इसके लिए सक्रिय, सुलभ और जवाबदेह प्रक्रियाओं की जरूरत है। जब तक चुनाव आयोग तुरंत प्रशिक्षण को मंजूरी नहीं देता, कानूनी मानकों को साफ नहीं करता, डिजिटल प्रणालियों को सुलभ नहीं बनाता और निर्वाचन स्तर पर दिव्यांग मतदाताओं का डेटा सार्वजनिक नहीं करता, तब तक SIR प्रक्रिया भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में दिव्यांग लोगों की कम भागीदारी को सुधारने के बजाय और गहरा बना सकती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं गोरखपुर से। यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर रहने का वादा करने वाले परिवहन निगम का तंत्र उस समय संवेदनहीनता की हद पार कर गया जब 90% दिव्यांग ओम प्रकाश शुक्ला को चालक ने लंगड़ा कहकर बस में चढ़ने से रोक दिया। कहा कि आपको ले जाने पर चालान हो जाता है। इलाज के लिए निकले इस दिव्यांग की गुहार अपमान और बेरुखी के शोर में दब कर रह गई। दुर्व्यवहार से आहत यात्री ने मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल पर आप बीती बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। देवरिया रुद्रपुर के रहने वाले ओम प्रकाश शुक्ला ने बताया कि वो दवा लेने गोरखपुर आए थे। शाम करीब 5 बजे वे गोरखपुर बस स्टेशन पर पहुंचे। रुद्रपुर जाने वाली बस के परिचालक से चलने की अनुमति उन्होंने मांगी। परिचालक ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश बस में चढ़ने लगे, चालक ने उन्हें बिठाने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित के अनुसार चालक ने ये कहकर उन्हें अपमानित किया कि रास्ते में उतारने के दौरान पुलिस चालान काट देती है और गालियां देती है, इसीलिए वे ऐसे यात्रियों को नहीं बिठाएंगे। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अब वक्त हो चला है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन का। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कौन सी ऐसी सोशल मीडिया अपडेट्स हैं जो हमसे साझा की गई हैं डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से। तो आज के शो में कवर होने वाली इस पहली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, NIEPID दिशा करिकुलम इस विश्वास पर आधारित है कि हर बच्चा अनोखा होता है। पूरी तरह से विकास के लिए डिजाइन किया गया ये सीखने के माध्यम से सोचने की क्षमता, खुद की मदद करने के कौशल और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, जो सार्थक, प्रासंगिक और आनंददायक हो। साथ ही हर बच्चे की व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों का सम्मान करता है। इसमें दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन असेसमेंट का प्रावधान भी है। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ जुड़े एक ग्राफिक के माध्यम से NIEPID दिशा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, द करिकुलम इज बिल्ड ऑन द बिलीफ दैट ईच चाइल्ड इज यूनिक. It is designed for holistic development of the child, working towards development of cognitive, self-help and social skills. It promotes learning in a manner that is relevant, meaningful and enjoyable while bearing in mind the uniqueness of each child's pedagogical requirements.
For more information, visit projectdisha.org or you may also write to niepiddisha@gmail.com. अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी एक बड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक सेहत, प्रोडक्टिविटी और जीवन की क्वालिटी पर असर डाल सकती है। जागरूकता बढ़ाना, जल्द ही पहचान को बढ़ावा देना और खुली और सहायक बातचीत को बढ़ावा देना, प्रभावी मैनेजमेंट, ये सब देखभाल की दिशा में जरूरी कदम होते हैं। सामूहिक प्रयास कलंक को कम करने में मदद करते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्तियों को समय पर और उचित सहायता मांगने से मदद मिल सके। एंजाइटी के बारे में एक ग्राफिक भी साझा करते हुए डिपार्टमेंट कुछ अधिक जानकारी साझा करते हुए लिखते हैं, एंजाइटी, व्हाट डू यू नीड टू नो? मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स। फर्स्ट, सेंस ऑफ impending doom or panic even without a clear threat. 2. Difficulty concentrating or frequent mental blanking. Third is irritability or mood swings. Or fourth, avoidance behavior, staying away from situations that trigger anxiety. ये अगली पोस्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हुए डिपार्टमेंट कहते हैं कि सहायक टेक्नोलॉजी विकलांग व्यक्तियों को जानकारी तक पहुंचने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और अधिक स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाकर बाधाओं को तोड़ रही हैं। इससे जुड़े ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज दैट मेक लाइफ इजियर फॉर PWDs. Screen readers reads digital text aloud for people who are blind or have low vision. Braille displays converts digital text to Braille for tactile reading. Hearing aids amplify sound for those with hearing loss. Voice recognition software allows users with limited hand mobility to control devices and type using speech. तो दोस्तों, है ना ये कमाल की चीजें, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कैसे हमारी जिंदगी बदल रही हैं। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 28वें दिव्य कला मेला का समापन दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम के साथ अत्यंत गरिमामय, भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ। दिव्यांग कलाकारों की सशक्त, रचनात्मक और भावनाओं से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने उनकी अद्वितीय प्रतिभा, आत्मनिर्भरता एवं सृजनशीलता को प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया। दिव्य कला मेला एवं दिव्य कला शक्ति जैसे कार्यक्रम समावेशी भारत की भावना को सुदृढ़ करते हैं, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण तथा कला के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सशक्त संदेश देते हैं। डिप्रेशन यानी कि अवसाद के बारे में एक पोस्ट लिखते हुए डिपार्टमेंट हमसे साझा करते हैं, अवसाद या डिप्रेशन आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। कई बार हम इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन हमारी दैनिक दिनचर्या, व्यवहार और आदतें इसके संकेत स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं। अवसाद कोई स्थायी स्थिति नहीं है। समय पर पहचान और उचित मार्गदर्शन और संवेदनशील सहयोग के माध्यम से इससे बाहर निकलना संभव है और इसके दुष्प्रभाव को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। इससे जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, अवसाद या डिप्रेशन कैसे और क्यों? नकारात्मक विचार, लगातार या लंबे समय तक रहने वाली उदासी, जल्दी और आसानी से थकान महसूस होना, उन गतिविधियों में रुचि खो देना जो कभी आनंद देती थी, स्वयं को नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या के विचार करना, नींद और भूख में बदलाव। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की उप महानिदेशक श्रीमती ऋचा शंकर ने नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन मुस्कान PAEPID का दौरा किया। इस दौरान संस्थान की निदेशक नीरा चावला ने बताया कि मुस्कान बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों,
एवं वयस्कों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। दौरे के दौरान श्रीमती ऋचा शंकर ने संस्थान में संचालित कंप्यूटर स्किल ट्रेनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट तथा लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि विभिन्न प्रोग्राम्स का अवलोकन किया और दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु मुस्कान संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें कि दिव्यांगजनों की कलाकृतियां और साथ ही उन्हें खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कार्यक्रम में मौजूद मान्यवरों के साथ साथ इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की भी तस्वीरें इसमें साझा की गई हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। दोस्तों, आपको ये सेक्शन कैसा लगता है? इससे जुड़ी जानकारी से आपको लाभ मिल रहा है या नहीं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं YouTube के कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी। बहरहाल, नया साल जल्द ही आने वाला है और हम इसी उम्मीद के साथ इस नए साल में कदम रखने जा रहे हैं कि आपकी और हमारी दोस्ती गहरी और गहरी होती जाएगी। दोस्तों, नए साल के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है 2026 आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, हेल्दी, वेल्दी और मनोरंजन से भरपूर साल बन जाएगा। इसी आशा के साथ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यही समाप्त होता है। मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में नए साल में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए रेस्ट वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। महाराष्ट्र में दिव्यांग प्रमाण पत्र पुनः सत्यापन से अधिकारियों पर उठे सवाल। ओडिशा सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में सुविधाएं सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। नेपाल में दिव्यांग महिला ने किया ऐतिहासिक व्हीलचेयर बंजी जंपिंग। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता ने ब्लू ओरिजिन के साथ रचा अंतरिक्ष इतिहास। NIEPMD चेन्नई ने अस्थायी संविदा भर्ती अधिसूचना जारी की। तेलंगाना में हेट स्पीच रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी। SIR प्रक्रिया दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्यों बन रही है चुनौती। बस चालक ने दिव्यांग को बस में चढ़ने से रोका, पीड़ित ने CM योगी से लगाई गुहार।